तनिक निकट आना छल्लो की माँ, देखो न जरा, आज तो मेरा घुटना बहुत ही सूज गया है। कहते हुए छल्लो के वृद्ध पिता ने अपनी टांग को फैलाकर देखा। टांग में जोर की टीस हुई और उसने पुनः अपनी टांग समेट ली। वृद्ध हुकुमचंद की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। वह थी छल्लो की माँ। उसके पश्चात हुकुमचंद ने अपने धन के जोर से एक युवती करतारों से शादी कर ली थी और विवाह के 2-3 दिन बाद ही वह उसे छल्लो की माँ कहकर पुकारने लगा था। करतारों को यह अच्छा नहीं लगा था और उसने कुछ गुस्से में आकर उससे कहा था, सीधी तरह मेरा नाम लेकर बुलाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता हर समय छल्लो की माँ, छल्लो की माँ। भाग्यवान मैं जो ठहरा छल्लो का बाप। तो फिर तू ही बता, तू हुई कि नहीं छल्लो की माँ? मैंने कोई बुरी बात कही है? वृद्ध हुकुमचंद कई बार करतारों के कहने पर सीधी तरह उसे उसका नाम लेकर ही पुकारने लगा था, परंतु फिर भी कभी कभी भूले भटके उसके मुंह से निकल ही जाता था, छल्लो की माँ। छल्लो उसकी बड़ी लाडली बेटी थी। उसने उसका नाम कौशल्या रखा था, परंतु लाड़ से वह उसे छल्लो कहकर पुकारा करता था। छल्लो की माँ का संबोधन सुनकर करतारो क्रोध में आ जाती थी और तब हुकुमचंद हंसता हुआ उसे कहा करता था, एक बेटा पैदा कर दो, फिर मैं तुम्हें उसकी माँ कहकर बुलाया करूँगा। अच्छा, क्या नाम रखोगी उसका? चन्नन नाम रखना उसका। फिर मैं तुमको आवाज़ दिया करूँगा, चन्नन की माँ ओ चन्नन की माँ। यह सुनकर करतारो चाहे कितना ही गंभीर बनने का प्रयत्न करती, फिर भी उसे हंसी आ जाती। वर्षों व्यतीत हो गए, परंतु ओ चन्नन की माँ कहकर हुकुमचंद करतारों को संबोधन ना कर सका। करतारों के घर कोई चन्नन पैदा ही ना हुआ। हुकुमचंद उसे सीधी तरह करतारों ही कहता रहा। हाँ, कभी कभी उसके मुंह से निकल ही जाता था, छल्लो की माँ। फिर देश का विभाजन हो गया। पश्चिम पंजाब में रहने वाला हुकुमचंद पूर्वी पंजाब करनाल में आ गया। हुकुमचंद ने जिस धन के जोर से करतारों के यौवन को अपनी वृद्धावस्था से बांध रखा था, वह जोर भी अब टूट चुका था। पति पत्नी के संबंधों का धागा तो अभी उसी प्रकार था, परंतु अब इस धागे के स्थान स्थान पर गांठ देनी पड़ती थी। हुकुमचंद के हाथों से अब धन की लाठी छूट गई थी, अतः उसका बुढ़ापा बहुत कांपने लगा था। घुटनों की पीड़ा ने उसे और भी बेकार कर दिया था। अये छल्लो की माँ, इस बार हुकुमचंद ने थोड़ी जोर से आवाज़ दी। न छल्लो की माँ मरेगी और न उसका छुटकारा होगा। बोलो, क्या बात है? करतारो अपने दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई। यूं ही बुरे बोल ना बोला कर। एक छल्लो की माँ तो मर गई, मेरी लाडली बेचारी छल्लो की माँ। अब दूसरी को भी क्यों मारती है? हाँ, पहली को भी जैसे मैंने ही मारा है, तुम्हारी लाडली छल्लो की माँ को। ना वह पहली मरती, ना यह दूसरी आती। आप तो वह मरकर सुख की नींद सो गई और यह सब कांटे बटोरने के लिए मुझे छोड़ गई। तू कांटे ना बटोरा कर भाग्यवान, यह तेरे बस की बात नहीं। तू अपना काम किया कर, कांटे चुभोया कर। मैं तुम्हें भी कांटे चुभोती हूँ और तुम्हारी नाजुक छल्लो को भी। तुम्हें चारपाई पर बैठे को थाली परोस कर देती हूँ, तुम्हारी लाडो बेटी को खाना बनाकर खिलाती हूँ। यह सब मैं बाप बेटी को कांटो ही तो चुभोती हूँ। तुम क्यों कष्ट सहती हो करतारो? मैंने तुम्हें कई बार कहा है, अब आप ही लड़की 4 रोटियां बना लिया करेगी। रोटियां बनाने की उसकी नियत भी हो, 4 टोकरियां लेकर जाती है और सारा दिन घर से बाहर ही बिताकर आती है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अब उसे टोकरियां बेचने मत भेजा करो। स्थान स्थान के यात्री खरे खोटे सभी, यदि उसके साथ कुछ अच्छी बुरी हो गई तो। छल्लो के बापू, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि यह नसीहत तू मुझे उस समय देना जब 4 पैसे कमाकर मेरी हथेली पर रखे। यह चारपाई पर बैठे बैठे ऐसे ही बोलते रहते हो। मैं और करतारो सिसकियाँ लेकर रोने लगी। सच कहती है करतारो, मैं इसे किस मुँह से कहूँ? पैसे से भी साथ छोड़ दिया शरीर ने भी। अब यह मीठा बोले अथवा कड़वा, 2 रोटियाँ तो समय पर सेक ही देती है। हुकुमचंद के मन में टीस उठने लगी। फिर उसने बड़ी नम्रता से करतारों से कहा, मेरे लिए लहसुन डालकर तेल गरम कर दो, मैं बैठकर घुटनों में मलता रहूँगा। साथ ही ईश्वर के लिए उड़द चने की दाल मत बनाना, यह साली मेरे शरीर को खाए जा रही है। उड़द चने की दाल क्यों? मैं आज मांस पकाऊंगी। मांस? सच?
तुमने तो आज मेरे मन की बात पकड़ ली। शायद 1 वर्ष हो गया मांस की शकल नहीं देखी। प्रतिदिन यह जली हुई दाल। वैद्य भी कहता था, हुकुमचंद यही तंदुरुस्त होना है तो शोरबा पिया करो, ज़रूर पकाओ आज मांस। फिर हुकुमचंद ने अपने घुटने की ओर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह की जगह उसके घुटने को मांस का स्वाद आ गया हो। हाँ हाँ, आज शोरबा पीना, मैं अपना सिर काटकर उबाल दूंगी। आय हाय, तुम जब भी बोलोगी बुरे बोल ही बोलोगी। शायद मेरे भाग्य से 4 की बजाय आज 20 टोकरियां बिक जाएं। अरे छल्लो, मेरी छमक छल्लो, ले बेटा, आज तू मेरी बात रख लेना। मेरी 20 टोकरियां बेचना, पूरी 20, और आते समय कोने वाली दुकान से पूरा आधा सेर मांस ले आना। जा बेटा जा, मोटरों के आने का समय हो गया है। और देखना, आते समय प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ लेकर आना, नहीं तो यह तेरी माँ मांस को उबालकर ऐसे ही रख देगी। ऐसा लगता था कि छल्लो अपने बाप के मुंह से यह बातें सुनकर बहुत हंसेगी, परंतु छल्लो उसी प्रकार सिर नीचा किए टोकरियों को निहारती रही। किसी को टोकरी खरीदनी भी हो तो वह उसकी सूरत देखकर नहीं खरीदता, हर समय तने घूंसे की तरह मुंह बनाकर रखती है। करतारों के खौलते गुस्से ने जैसे अब हुकुमचंद का पीछा छोड़ दिया हो और छल्लों के पीछे पड़ गया हो। क्या हुआ है लड़की की सूरत को करतारो? तुम तो हर समय इसको टोकती रहती हो, तुमसे तो अच्छा ही मुंह है इसका। हुकुमचंद ने जैसे करतारों के सारे गुस्से को अपनी ओर मोड़ना चाहा, परंतु करतारों का गुस्सा इतनी जल्दी मुड़ने वाला नहीं था। वह उसी तरह छल्लों की ओर देखकर कहने लगी, जरा हंसकर किसी से बात करे तो कोई एक की जगह 2 चीज़ें खरीद ले। इतनी मोटरें यहाँ से गुजरती हैं, अंदर भी सामान और बाहर भी सामान। क्या वे लोग 2 टोकरियाँ खरीद कर नहीं रख सकते? इन टोकरियों का भी कोई भार होता है, फिर ऐसी रंग बिरंगी टोकरियाँ। पर यह कुछ मुँह से बोले तभी ना। जितनी देर मोटर वाले बाहर खड़े होकर चाय पानी पीते हैं, उतनी देर यह जरा उनसे मीठी बात करे, हंसकर बोले तो देखो कौन टोकरी नहीं खरीदता। छल्लो यह सब कुछ इस तरह सुनती रही जैसे उसने अपने कानों में रुई नहीं कपड़ा ठूंस रखा हो। आगे वह कई बार कह चुकी थी, माँ कोई नहीं खरीदना चाहता ये टोकरियाँ। ये लारी और बस वाले तो चाहे कोई टोकरी खरीद भी ले, पर ये मोटर वाले तो इनकी ओर देखते भी नहीं। इनके पास जाओ तो खाने को दौड़ते हैं और कहते हैं हाथ मत लगाओ शीशे को, मैला हो जाएगा, जरा दूर खड़ी रहो। उनके पास जाने की कोई कैसे हिम्मत करे। परंतु माँ ने छल्लो की कोई दलील नहीं सुनी। जो गुस्सा उसे मोटर वाले पर आना चाहिए था, वह छल्लो पर ही आता जाता था। वह हमेशा यही कहती, तुझे ढंग भी तो हो बेचने का, थोड़ा हंसकर बात किया कर। तू तो लोटे की तरह मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है, कौन तेरे हाथ तो टोकरी खरीदेगा। छल्लो ने सचमुच कई बार कोशिश की थी कि उसका मुंह लोटे की तरह ना बने, और वह मोटरों के शीशे के पास खड़ी हो कितने ही दिन मुस्कुराती रही। 1 बार नहीं, पूरे 3 बार उसे किसी न किसी मोटर वाले ने कहा था, ऐसे क्यों दांत निकाल रही है, आजकल कौन खरीदता है इन टोकरियों को, कोई जाट गवार लेते होंगे। और अब कई दिनों से छल्लो लाख यत्न करती, परंतु उसका मुंह लोटे की तरह ही बना रहता। वह खसमान खाना, क्या नाम है उसका, वह जो अखबार बेचता है, रत्ना रत्ना, उसे देखकर तो इसके होंठ अपने आप ही फड़क उठते हैं। उस समय इसे कैसे हंसने का ढंग आ जाता है। करतारो, यूं ही मुर्गे की तरह मिट्टी न उड़ा, हुकुमचंद ने धमकाकर कहा। मैं कोई बुरी बात नहीं कह रही हूँ, रानी को शौक तो चढ़ा है इश्क करने का, पर अपने आशिक का घर बाहर तो देख लेती। टके टके के अखबार बेचता है वह, कल को कहाँ से खिलाएगा इसे। करतारों की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि छल्लो ने सर पर चुन्नी ली और टोकरियों का ढेर सर पर उठा मोटरों के अड्डे की ओर चल पड़ी। टके टके के अखबार बेचता है, माँ की बात छल्लो के कानों में फुंसी की तरह दर्द करने लगी। पर जब वह मोटरों के अड्डे पर पहुंची तो उसे आती जाती और खड़ी मोटर का ध्यान न रहा। वह अपनी टोकरियों के ग्राहक ढूंढने के स्थान पर उसकी सूरत ढूंढने लगी जो टके टके के अखबार बेचता था। आज तू देर से आई है छल्लो। रत्ना पीछे की ओर से आकर छल्लो के सामने खड़ा हो गया। मैं, छल्लो तबक गई। फिर रत्ना के मुंह की ओर देखकर उसे महसूस हुआ कि अब मुंह लोटे की तरह नहीं रहा। मैं एक टोकरी बुन रही थी।
यह देख, आज मैंने इसमें हरे फूल डाले हैं। कितनी सुंदर है ना यह टोकरी। छल्लो: हाँ, टोकरी तू हमेशा ही सुंदर बनाती है, पर हर ऐरे गहरे के पास जाकर तेरा टोकरी दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तू भी हर ऐरे गहरे के पास जाकर अखबार दिखाता है। और छल्लो हंस पड़ी। मेरी बात और है छल्लो, मैं मर्द हूँ। मेरा अखबार कोई खरीदे या ना खरीदे, पर मेरे मुंह की ओर कोई नहीं देखता। और मेरे मुंह की ओर कौन देखता है? मेरा तो लोटे जैसा मुंह है। छल्लो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस तरह किसी पराये के सामने मत हंसना। टोकरियों के स्थान पर वह हश। और फिर छल्लो का हंसता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। क्या करूँ रत्ने, लोगों के सामने तो मेरा मुंह लोटे की तरह बन जाता है, और माँ कहती हैं कि तू सबके साथ हंसा कर। रत्ना ने छल्लो के हाथ से सब टोकरियाँ छीन ली। मैं तुझे नहीं बेचने दूंगा ये टोकरियाँ। एक बंद दुकान की ओर इशारा करके वह बोला। तू वहाँ चुपचाप जाकर बैठ जा। मैं आज सभी अखबार बेच लूँगा, और फिर उन पैसों से तू मेरी टोकरियाँ खरीद लेगा। आगे भी तू कई बार इस तरह कर चुका है रत्ना। कब तक इस तरह करेगा? क्या तुझे घर में टोकरियों का अचार डालना है? हाँ हाँ, मुझे टोकरियों का अचार डालना है, नहीं तो किसी दिन तेरी माँ तेरा अचार डाल देगी। यह एक लारी आई है, तू यहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ अखबार बेचकर। रत्ना शीघ्रता से टोकरियाँ छल्लो को पकड़ाकर उस लारी की ओर चला गया। छल्लो के मन में आया कि वह भी इसके पीछे पीछे उस लारी की ओर जाए। शायद वहाँ कोई टोकरी का ग्राहक भी हो, पर छल्लो से रत्ना के हुक्म जैसी बात टाली ना गई। वह टोकरियों को एक और रखकर उस दुकान के तख्ते पर बैठ गई। ताराचंद नाम के आदमी ने छुरी से अपनी औरत की नाक काट दी। 22 वर्ष की सुंदरी की नाक काट दी। पूरी खबर पढ़िए। दूर रत्ना की आवाज़ आ रही थी। लोग जल्दी जल्दी रत्ना से अखबार खरीद रहे थे। छल्लो की हंसी छूट पड़ी। गरम गरम खबरें, साइंस की एक नई इजाद। कई बार रत्ना कहा करता था, और वह तिब्बत से दलाई लामा की ओर रूस के रॉकेटे की बात ऊंची ऊंची आवाज़ में सुनाया करता था। परंतु आज छल्लो की हंसी फूट रही थी। भला यह भी कोई सुनने लायक बात है? किसी बेवकूफ़ ने अपनी सुंदर पत्नी की नाक काट दी। ड्राइवर ने लारी का हॉर्न दिया। सभी सवारियां पुनः लारी में बैठ गई। रत्ना शीघ्रता से छल्लो के पास वापस आ गया और बोला, आज बहुत से अखबार पहले और दूसरी लारी में ही बिक गए। तू तो प्रार्थना करता होगा कि रोज़ कोई मर्द अपनी औरत की नाक काट दिया करे। छल्लो हंस पड़ी। औरत की नाक कटे या अपनी अकल, अखबार तो इसी तरह खबरों से बिकता है। देख नहीं रही थी लोग कैसे मेरे हाथों से अखबार छीन रहे थे? क्यों रत्ना, लोगों को यह बात इतनी मज़ेदार क्यों लगी? औरत की जाने कोई गलती थी भी या नहीं? अगर हो भी तो इसमें क्या मर्दानगी है कि औरत का दिल न जीत गया तो उसकी नाक ही काट दी। ऐसा लगता है जैसे यह सब खबर सुनकर इन लोगों के मन में भी मर्दानगी जाग उठी हो। रत्ना हंसने लगा। दोनों शायद इसी प्रकार अभी बातें में ही लगे रहते, परंतु इसी समय एक लारी और आ गई। साथ ही एक दो मोटरें भी आ गई। मैं भी तनिक चक्कर लगाऊं, रत्ना ने कहा। मैं भी जरा मोटर देख आऊं, शायद कोई। नहीं छल्लो, तू नहीं। पागल हो गया है क्या रत्ना? ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी तो? मैंने तो तुम्हें कहा है, आज मैं तुम्हारी 6 टोकरियां खरीद लूँगा। मेरी छमक छल्लो। और रत्ना ने प्यार से मुंह चढ़ाया। नहीं रत्ना नहीं, रोज़ रोज़ ऐसे नहीं। और आज तो बापू ने कहा था कि पूरी 20 टोकरियां बेचना। यह कहते हुई छल्लो मोटर की ओर चली गई और रत्ना लारी की ओर दौड़ गया। पूरा आधा सेर मांस, प्याज, लहसुन, अदरक। छल्लो सोच रही थी कि कितना अच्छा हो आज यदि वह अपने बापू के लिए यह सब कुछ खरीद कर ले जा सके। किसी को टोकरी खरीदनी भी हो तो वह उसकी सूरत देखकर नहीं खरीदता। तनिक किसी से हंसकर बात करे तो कोई एक की जगह 2 खरीद ले। यह तो लोटे जैसा मुंह बनाए रहती है। माँ करतारों के सभी बोल छल्लो के कानों में तिनकों की तरह चुभ रहे थे। छल्लो ने मोटर वाले बाबू की ओर देखा और सोचा, यदि सामने मोटर में रत्ना बैठा हो तो वह उसे देखकर कितना खुश हो। साथ ही छल्लो ने महसूस किया कि अब उसका मुंह लोटे की तरह नहीं था। बाबू, बहुत सुंदर टोकरी है। कौन सी टोकरी? बाबू गाड़ी में बैठे बैठे ही बोला, और फिर कहने लगा, मुझे तो सिर्फ सोडा चाहिए।
टोकरी बोकरी नहीं, जाओ सामने की दुकान से एक गिलास में सोडा और बर्फ़ डाल कर लाओ। सोडा और बर्फ़? छल्लो ने सामने वाले दुकानदार को बाबू का संदेश दे दिया। वह फिर मोटर के पास वापस आ गई। बहुत सुंदर टोकरी है बाबू, छल्लो ने खिड़की के खुले शीशे में से अपने सुंदर टोकरी बाबू के आगे करते हुए कहा। बाबू ने टोकरी की ओर नहीं देखा। वह छल्लो को देखते हुए कहने लगा, टोकरी है तो बड़ी सुंदर, खरीद लो ना बाबू, सिर्फ 6 आने। साथ ही छल्लो ने बड़ा यत्न किया कि उसका मुंह लोटे जैसा ना बन जाए। सामने की दुकान का लड़का सोडा बर्फ़ ले आया। बाबू ने अपनी गाड़ी में पड़ी हुई एक टोकरी खोली और विस्की की बोतल निकालकर उसमें सोडा मिलाया। फिर वह घूंट पीता हुआ छल्लो से कहने लगा, सिर्फ 6 आने? हाँ बाबू, सिर्फ 6 आने, और 2 ले लो तो 10 आने। अगर 4 ले लूँ तो? 4? छल्लो अपनी उंगलियों पर पैसे गिनने लगी। साथ ही उसे ख्याल आया, माँ करतारो सच ही कहती है कि यदि मैं हंसकर किसी से टोकरी खरीदने के लिए कहूँ तो। बाबू अपना गिलास ख़त्म कर चुका था। खाली गिलास और सोडे के पैसे सामने वाले दुकानदार के नौकर को देकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। बाबू टोकरी? छल्लो की आशा बुझने लगी। टोकरी तो मैं ले लूँ, लेकिन मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं। मैं सामने किसी दुकान से नोट तुड़वा लाती हूँ, छल्लो ने बड़ी जल्दी से कहा। इन छोटी छोटी दुकानों पर नोट नहीं टूटेगा। मेरे पास कोई छोटा नोट नहीं, सभी 100-100 के नोट हैं। छल्लो ने निराश होकर अपनी बाह पीछे कर ली। हाँ, एक बात हो सकती है, बाबू ने कुछ सोचकर कहा। छल्लो की आशा जाग पड़ी। बाहर की बड़ी सड़क पर पेट्रोल का एक पंप है। मैं वहाँ से पेट्रोल भी ले लूँगा और नोट भी तुड़वा लूँगा, लेकिन पता नहीं वह कितनी दूर है। तुम वहाँ तक गाड़ी में बैठ चलो, बहुत सुंदर टोकरियाँ हैं, मैं बहुत सी खरीद लूँगा। और साथ ही बाबू ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। छल्लो के पाँव कुछ रुके, परंतु उसके पिता की इच्छा उसके पाँव के आगे ढकेलती रही। अरे छल्लो, मेरी छमक छल्लू, ले बेटा, आज तू मेरी बात रख लेना, पूरी 20 टोकरियाँ। और छल्लो शीघ्रता से कार में बैठ गई। कार चली, तेज हुई और तेज हो गई। फिर पक्की सड़क पर जाती हुई कार कच्ची सड़क की ओर होली। बाबू, कहाँ है पेट्रोल पंप? छल्लो ने घबराकर पूछा। फिर उसकी सांस बाबू की बाहों में घुट गई। छल्लो के सिर में कुछ चक्कर आए और फिर उसकी बाहें बाबू की बाहों से हार गई। जब छल्लो को होश आया तो वह एक वृक्ष के नीचे अस्त व्यस्त सिकुड़ी पड़ी थी। वहाँ कार नहीं थी, कोई बाबू नहीं था। छल्लो ने अपने कपड़े की ओर देखा, सामने पड़ी हुई टोकरियों की ओर देखा। सब कुछ मिट्टी में लथपथ हो रहा था। टोकरियाँ छल्लो से उठाई ना गई। मुश्किल से उसकी टांगों ने उसका ही भार उठाया और वह कच्ची सड़क पर मन मन के कदम धरती पक्की सड़क तक पहुंच पाई। एक राह चलती लारी खड़ी हो गई। कंडक्टर ने पूछा, करनाल? छल्लो ने एक बार लारी को देखा, फिर सिर हिलाया, हाँ। और जब छल्लो से किसी ने पैसे मांगे तो वह चौंक पड़ी। उसके पास तो लारी का भाड़ा नहीं था। एकाएक उसे याद आया, कल जेब में 3-4 आने थे। उसने जेब टटोली। जेब में पैसे तो नहीं थे, परंतु एक 10 रुपए का नोट था। छल्लो के मन में आया कि अच्छा हो यदि वह लारी से कूद जाए, गिरकर मर जाए और नोट के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कंडक्टर न छल्लो की सोच में पड़ी देखकर खुद ही से उसके हाथ से नोट ले लिया और बोला, भाड़ा तो कुल 5 ही आने हैं, लेकिन मैं तुम्हारा नोट तोड़ देता हूँ। और फिर उसने जितने पैसे छल्लो को वापस किए उसने चुपचाप जेब में डाल लिए। गिन लो अच्छी तरह, कंडक्टर ने कहा। छल्लो शायद उस समय खिड़की में अपना सिर रखकर सो गई थी। लाली करनाल के अड्डे पर खड़ी हो गई। कुछ सवारियां उतरी, छल्लो भी उतरी और फिर अनमनी सी घर की गली की ओर चल पड़ी। गली के कोने में मांस की दुकान थी। छल्लो के पांव रुक गए। आधा सेर मांस, छल्लो ने धीरे से कहा और जेब से पैसे निकाले। छल्लो ने घर जाकर जब रसोई में मांस रखा और साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी रखी तो उसकी माँ करतारो पुलकित हो उठी। आज तूने कितनी टोकरियाँ बेच ली? सभी, छल्लो ने धीरे से कहा और फिर वह नहाने के लिए बाल्टी भरने लगी। वह रत्ना आया था, तेरी तलाश करता। अच्छा, छल्लो ने आगे कुछ नहीं पूछा। माँ ने भी और कुछ नहीं कहा। छल्लो ड्योढ़ी का दरवाज़ा बंद करके नहाने लगी।
छल्लो जिस समय नहा धोकर कपड़े बदलकर रसोई में आई, करतारो हांडी में मांस भून रही थी। देख लो, आज घर बसता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जिस घर में छोंक की सुगंध नहीं आती, धर्म की बात है, वह घर घर नहीं, छल्लो का बापू बोला। और फिर छल्लो की ओर देखकर उसने बड़े लाड़ से कहा, मेरी छमक छल्लो। छल्लो ने जलते चूल्हे की ओर देखा। चूल्हे का सारा बदन आग की तरह जल रहा था। ऊपर हांडी रखी थी। छल्लो को महसूस हुआ जैसे उस हांडी में उसकी मुस्कुराहट भूनी जा रही है। उठ मेरी बेटी, नई टोकरी बनानी शुरू कर दे। मैंने पत्ते पानी में भिगोकर रखे हैं। जिस प्रकार करतारों ने छल्लो को आज बेटी कहा था, इस प्रकार पहले कभी नहीं कहा था। हुक्म की बांधी छल्लो मूढ़े पर बैठ गई। उसने हाथ में पत्ते पकड़ लिए और छुआ भी, परंतु उसे महसूस हुआ कि आज से खेतों में वे पत्ते ऊँगेंगे जिससे टोकरियाँ बनाई जाती है। आज से रत्ना के बेचने के लिए अखबार नहीं छपेंगे और यह खबर भी कहीं नहीं छपेगी कि एक बाबू ने एक लड़की की हत्या कर दी।